मैं हूं शहजाद इकबाल। कोरोना वायरस पाकिस्तान में भी तेजी से फैलता जा रहा है, जिस तरीके से दुनिया भर में तेजी से फैल रहा है। डॉक्टर जफर मिर्जा साहब ने आज बताया कि पाकिस्तान में अब तक 1,44,365 केसेस टेस्ट हो चुके हैं और जो केसेस की तादाद है अब तक जो सामने आई है वो है 12,723। डॉक्टर जफर मिर्जा ने आज दोपहर को बताया 12,723 केसेस हो चुके हैं, जबकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये तादाद जो है वो 13,000 से तजावुज़ कर चुकी है। डॉक्टर जफर मिर्जा ने यह भी बताया कि जो 80% केसेस हैं वो मकामी अफराद से मुंतकिल हुए हैं, यानी कि जो इनिशियल केसेस आ रहे थे वो उन लोगों के ज़्यादा थे जो कि बाहर से ट्रैवल कर रहे थे पाकिस्तान, लेकिन अब जो मकामी ट्रांसफ़र के केसेस हैं उनकी तादाद में भी इजाफा होता जा रहा है, बल्कि 80% केसेस जो है वो मकामी सतह पर मुंतकिल हुए हैं। पिछले 24 घंटों में 6,218 टेस्ट किए गए और 783 अफराद के टेस्ट जो हैं इनमें से पॉजिटिव आए हैं। पिछले 15 दिन का अगर जायजा लें तो कोरोना वायरस के जो केसेस हैं उसमें तेजी से इजाफा देखा गया है, क्योंकि 10 अप्रैल को जो केसेस की तादाद थी, जो पॉजिटिव केसेस की तादाद थी वो 4,800 थी और अब ये फिगर 13,000 के करीब पहुंच चुका है। तो आप ये कह सकते हैं कि पिछले 15-16 दिनों में तादाद तकरीबन 3 गुना बढ़ गई है। इस पूरा हफ्ता हमने देखा कि पंजाब के डॉक्टर्स हों, सिंध के डॉक्टर्स हों या खैबर पख्तूनख्वा के डॉक्टर्स हों, उनका कहना यह था कि ये वबा और तेजी से फैलेगी, आने वाले 15 दिन बड़े मुश्किल हो सकते हैं। वजीर आज़म इमरान खान भी ये कह चुके हैं कि मिड मई में ये मुमकिन है कि अगर तादाद बढ़ती रही तो हमारे अस्पतालों पर प्रेशर बढ़ेगा। डॉक्टर्स ने यह भी कहा था कि जो रिसेंट लॉकडाउन में नरमी की गई है वो भी एक बड़ी वजह है कि पिछले 10-12 दिनों में केसेस तेजी से फैल रहे हैं। तो इसी हवाले से बात करेंगे, जो इकदाम लिए जा रहे हैं उस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ वफाकी वजीर असद उमर साहब मौजूद हैं, जो कि नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर को भी हेड कर रहे हैं। रोजाना इनकी मीटिंग होती है जिसको वो चेयर करते हैं, आज भी ये मीटिंग हुई। बहुत बहुत शुक्रिया असद उमर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। आपने सुना होगा इस हफ्ते डॉक्टर्स ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है मुल्क भर से, वो ये कह रहे हैं कि जो तेजी से इजाफा हो रहा है इस वक्त तादाद में, हमने बताया 4,800 थे 10 अप्रैल को, अब वो 13,000 के करीब पहुंच चुके हैं। उसकी एक वजह यह है कि लॉकडाउन में नरमी आई है। अब वफाकी हुकूमत ने वैसे तो 9 मई तक लॉकडाउन का ऐलान किया है, लेकिन वो एक स्मार्ट लॉकडाउन है। असद साहब, आपकी क्या असेसमेंट है जब आप बैठते हैं नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर में, कि आपकी असेसमेंट ये है कि लॉकडाउन में जो नरमी आई है उसकी वजह से अब ये केसेस तेजी से फैल रहे हैं? अच्छा जी, सबसे पहले तो शहजाद मैं ये कहूँगा कि डॉक्टर्स हमारे जो हैं वो न सिर्फ एक अहम आवाज़ हैं इस फैसला साजी के अंदर, बल्कि ये गलत ना हुआ कहने के लिए कि वो सबसे अहम आवाज़ है, क्योंकि जाहिर है कि हम हेल्थ के एक सेहत के मामले से डील कर रहे हैं। और जो डॉक्टर साहिबान जो बात कह रहे थे तदाबीर करने की, वो भी बुनियादी तौर पे सब अच्छी तजावीज़ हैं जिनको अगर हम सब अपना लें तो सारी हमारे मुल्क के लिए, माशरे के लिए बेहतरी हो सकती है। जहां तक डेटा की बात है, डेटा इस बात को सपोर्ट नहीं करता जो आप कह रहे हैं। वो टेक्निकल सी हो जाएगा कि जो केस प्रोग्रेशन हो रही है उसमें दो चीजों का जरा सा ख्याल रखें। एक तो वो उसको जो एपिडेमिक कर्व है उसके अंदर परसेंटेज इंक्रीज देखा जाता है, वो परसेंटेज इंक्रीज बढ़ नहीं रही है इस वक्त, ऐसे एक्सेलरेट नहीं हो रहा है। इनफैक्ट अगर आप देखें तो उसके अंदर ग्रेजुअल जरा सी स्लो डाउन नजर आ रहा है, यानी इजाफा नहीं रुक रहा, लेकिन इजाफा जिस रफ्तार से हो रहा था वो उसमें जरा सी कमी नजर आ रही है। पिछले 2-3 दिन की बात कर रहे हैं या पिछले 15 दिन की बात कर रहे हैं आप? मैं 10-12 दिन की बात कर रहा हूँ। दूसरी चीज जो चीज देखने की, जहां तक केसेस का ताल्लुक है, हम अगर आपको याद हो हम शुरू से ये कह रहे हैं कि हमारे पास टेस्टिंग कैपेसिटी तमाम दुनिया की तरह क्योंकि महदूद है। हम जिन लोगों को टेस्ट कर रहे हैं वो माशरे का एक छोटा हिस्सा है और इसलिए जितने टेस्टेड पॉजिटिव केसेस आपको नजर आ रहे हैं, हकीकत में इससे कहीं ज्यादा केसेस माशरे के अंदर मौजूद हैं। और खासतौर पे इस बीमारी के अंदर जहां एसिम्प्टोमेटिक यानी कोई ज़ाहरी अलामत ना होने वाले लोग भी हैं, वो भी वायरस के कैरियर हैं। हुआ यह है कि ये पिछले 10-12 दिन में जो आपको केसेस की फिर भी जो थोड़ी बहुत तादाद बढ़ती हुई ज्यादा नजर आ रही है, वो इसलिए है कि हमने टेस्टिंग की कैपेसिटी 2 गुना से ज्यादा बढ़ा दी। 2,500 और 3,000 के दरमियान टेस्ट हो रहे थे यही मिडिल ऑफ अप्रैल के दरमियान, और वहां से वो बढ़ के अब 6,000 और 7,000 के दरमियान हो रहे हैं। सो जो टेस्टेड पॉजिटिव बढ़ गए हैं, लेकिन जितने लोग टेस्ट हो रहे हैं उनकी फीसद अगर आप देखें तो वो वही है या उससे जरा से कम है जो आज से 15 दिन पहले थी। ये तो हो गया केसेस वाला। असल जो चीज जिसको हम देखते हैं, जो हार्ड डेटा हमारे पास मौजूद है, वो ये है हमारे पास कितने मरीज अस्पताल में आ रहे हैं, हमारे पास कितने मरीज जो हैं वो वेंटिलेटर के ऊपर हैं, हमारे पास सबसे जो जाहिर है सबसे जो ज्यादा खराबी जो होती है या सबसे ज्यादा अफसोसनाक बात जो है वो है हलाकतें।
वो पिछले तकरीबन 10 दिन से वेंटिलेटर्स पे जो मरीज हैं वो भी स्टेबल है, और वो 50 और 60 के दरमियान नंबर जो है वो ऊपर नीचे जा रहा है। सिर्फ आपको ये बता दें कि जो वेंटिलेटर्स इस वक्त कोविड के लिए या कोरोना वायरस के लिए इस वक्त डेडिकेट किए गए हैं, प्लस जो नए आ रहे हैं हमारे पास सिस्टम के अंदर, वो मई के अंदर 2000, इस वक्त तकरीबन 1400-1500 है, वो 2000 तक चली जाएगी तादाद। तो टोटल वेंटिलेटर्स की तादाद 2000 तक चली जाएगी जो कोरोना वायरस के लिए डेडिकेट किए जा रहे हैं। वैसे तो इस वक्त भी मुल्क के अंदर तकरीबन 4000 के करीब वेंटिलेटर्स हैं। तो अब हम उसमें से 50 से 60 के दरमियान, और वो नंबर पिछले कोई 8-10 दिन से स्टेबल चल रहा है। इसी तरीके से हलाकतें जो हैं वो 15-17 के दरमियान जो हैं वो चलती जा रही हैं, तो वो स्टेबल हैं मोर और लेस उसी लेवल के ऊपर। तो इसमें तो कोई शक नहीं कि खतरा भी है, लोगों को बीमारी फैल भी रही है, लोगों की हलाकतें भी हो रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि पिछले को 10-12 दिन के अंदर हमने 14 अप्रैल को वो फैसले किए थे, उसके बाद ये आज हमने बहुत तफसील से इसी चीज को देखा है कि क्या 14 अप्रैल के बाद हमें कोई बड़ी तब्दीली नजर आई है इस ट्रेंड के अंदर। वो अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह। असद साहब, आप ये कह रहे हैं जो केसेस की अब तादाद बढ़ी उसकी एक वजह ये है कि अब आप टेस्टिंग ज्यादा करें, लेकिन 14 अप्रैल को आपको याद होगा कि वजीर आज़म इमरान खान साहब ने ये बताया था कि हमारी प्रोजेक्शंस ये थी कि 190 के आसपास अमवात हो सकती हैं कोरोना वायरस से, लेकिन उन्होंने कहा खुदा का शुक्र है कि वो तादाद कम है। उस वक्त तकरीबन 100 टच करने वाली थी अमवात की तादाद, लेकिन अगर उसके बाद से आप देखें तो जो अमवात की तादाद है उसमें तेजी से इजाफा हुआ है, 277 अब हो चुकी है, यानी कि पिछले 10 दिन में जो अमवात की तादाद है वो तकरीबन 170-180 से बढ़ चुकी है। मैंने अभी आपसे क्या कि 15 और 17 के दरमियान जो है वो नंबर मोरलेस स्टेबल है, यानी 10 दिन के अंदर 150 से 170 के दरमियान हो गया। यही तो मैं भी आपको कह रहा था। लेकिन वो जो नंबर है वो, अगर आपको याद हो, 14 तारीख की अनाउंसमेंट से एक दिन पहले पहली दफा नंबर जो है वो डबल डिजिट में जाके जरा बड़ा नंबर आया था, मेरे ख्याल में ऐसे ही 15, 16, 17 का कुछ नंबर था। उस लेवल के ऊपर स्टेबल है। उससे एक हफ्ता पहले हमने वजीर आजम को बताया था कि अमवात 5-6 हो रही हैं, लेकिन वेंटिलेटर के ऊपर जो मरीज हैं उनकी तादाद बढ़ती जा रही है। तो हमने उनको कहा था कि तवक्को रखिएगा कि एक हफ्ते 10 दिन के बाद अमवात का लेवल भी बढ़ना शुरू हो जाएगा, और एग्जैक्टली वही हुआ। अब आखिरी चीज जो मैं ये कहना चाहता हूँ इसके ऊपर, वो ये है कि देखें, दोबारा मैं वही कहूंगा जो डॉक्टर साहिबान कह रहे हैं, आपने बाजार जाके अफ्तारी के लिए सामान खरीदना है, अगर आप जरा सा फासला छोड़ के खड़े हो जाएंगे तो अफ्तारी आपको फिर भी मिल जाएगी, लेकिन बीमारी के फैलाव में रुकावट होगी। आपको अल्लाह ताला ने इजाजत दी हुई है, उलमा ने कहा है आप घर पर तरावी पढ़ सकते हैं, आप घर पर तरावी पढ़ेंगे आपको सवाब भी मिल जाएगा और आप बीमारी के फैलाव को भी रोक सकते हैं। तो अगर हम जो मंतकी फैसले हैं एक अपनी एहतियात के लिए भी और माशरे की एहतियात के लिए भी करते रहे, तो उम्मीद ये है कि जैसे अभी तक अल्लाह ताला ने करम किया और ये बिल्कुल काबू से बाहर नहीं हुआ, ये ऐसे ही रहेगा। अच्छा असद साहब, आपने अगर सुना हो, जब सिंध के डॉक्टर्स आके बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि इस वक्त हमारी जो कैपेसिटी है वो 80% तक भर चुके हैं हम, और ऐसा ना हो कि अगर ये वायरस तेजी से फैलता है तो हमें सड़कों पे लोगों का इलाज करना पड़े। अब आप नेशनल कमांड और ऑपरेशन सेंटर में रोजाना होते हैं, इस वक्त क्या कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हो चुकी है? क्या वाकई 80% तक हमारे अस्पताल और जो कैपेसिटी इस वक्त मुख्तस की गई है कोरोना पेशेंट्स के लिए वो कंप्लीट हो चुकी है, मुकम्मल हो चुकी है? अच्छा, एक तो पहली बात ये कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो डॉक्टर्स बैठे हुए थे वो इंतहाई सीनियर, इंतहाई जिम्मेदार डॉक्टर्स हैं, उनमें से ज्यादातर को तो मैं जाती तौर पर भी जानता हूँ। तो मुझे कोई वजह नहीं है कि मैं सेकंड गेस करूं कि अगर वो ये कह रहे हैं कि जिन हॉस्पिटल्स की वो बात कर रहे हैं कि वहां पे ये उनको सूरत हाल नजर आई, अगर वो कह रहे हैं तो जरूर सही होगा। मैं आपको और इसीलिए हम बाहर आपसे कहते हैं कि देखें, ये चीज एक जज्बाती तौर पर तो ये बात बड़ी खूबसूरत लगती है कि सारे मुल्क में एक फैसला होना चाहिए, लेकिन ये गैर मंतकी बात है। मैं अभी देख रहा था एक अमेरिका का बहुत डिटेल यूट्यूब के ऊपर है, मैं आपको भी लिंक भेज दूंगा, उसको जरूर देख लीजिएगा। कैलिफोर्निया की सूरत हाल और न्यूयॉर्क की सूरत हाल का मुआवजा किया गया है, बिल्कुल मुख्तलिफ सूरत हाल है, इसलिए फैसले भी जरूर मुख्तलिफ। अगर कराची में ऐसी सूरत हाल है, वहां पे हॉटस्पॉट समझ हो रहे, जरूर एक्शन लेना चाहिए। कौमी सतह के ऊपर मैं आपको बता दूं कि 13,000 से ज्यादा ICU बेड्स जो हैं वो कोविड के लिए आइडेंटिफाई किए गए हैं।
ये तकरीबन 400 से ज्यादा अस्पताल हैं जिसके अंदर ये आइडेंटिफिकेशन की गई है, और वहां पर इस वक्त 3,500 के करीब मरीज हैं। तो तकरीबन इस वक्त हम 25% ऑफ कैपेसिटी पे हैं, 75% अभी भी अवेलेबल है। वेंटिलेटर्स जो सबसे मुश्किल चीज है, जिसकी सबसे ज्यादा मुश्किल पैदा हो सकती है, वो मैंने आपको बता दिया। आज का नंबर जो था वो, तो मतलब मुल्क में कहीं पर भी इंक्लूडिंग सिंध ऐसी सिचुएशन नहीं है कि 80% आपकी कैपेसिटी भर गई हो, जो आपका आदाद-ओ-शुमार है उसके मुताबिक? नहीं, मैं तो आपको पूरे मुल्क का बताया ना। तो अब अगर पूरे सूबे में किसी एक शहर में कुछ अस्पतालों में हो सकता है 80% हो गई हो, सो ये बिल्कुल मुमकिन है कि हो सकती है। और जब भी मैं बोलता हूँ बार बार कि जो सूरत हाल मुकामी है, ये इसका मतलब अगर कोई हुकूमत सिंध कराची में इस किस्म का कोई काम देती है जो अपनी वहां की कराची की सूरत हाल है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कोई खुदा न खास्ता कोई गैर मुल्क दुश्मनी का फैसला करे, उनके ग्राउंड की सूरत हाल देख कर ही फैसले करें। उनका कंसर्न भी है, और बिल्कुल डॉक्टर्स का कंसर्न तो यही होगा कि ये बीमारी तेजी से ना फैले, वरना जाहिर सी बात है प्रेशर बढ़ सकता है हॉस्पिटल्स पर। असद साहब, ये भी जरा बताइएगा कि आपने जैसे भी कहा कि हॉटस्पॉट्स आइडेंटिफाई करने की जरूरत है, अब आप इस चीज पर इत्तेफाक कर चुके हैं पहले ही कि उसके लिए जरूरी है कि टेस्टिंग ज्यादा से ज्यादा होगी। आपका स्टेटमेंट था कि एंड ऑफ अप्रैल हम 25,000 टेस्ट कर रहे होंगे। कल चेयरमैन एनडीए ने कहा कि अब अगले हफ्ते हम 50,000 एक दिन में टेस्ट कर रहे होंगे। हम उस 25 या 50,000 के करीब आते हुए अभी नजर नहीं आ रहे, तो फिर कैसे हम ये फैसला कर सकते हैं कि स्मार्ट लॉकडाउन में कौन सा एरिया सेंसिटिव है, कौन सा एरिया ज्यादा प्रोन है कि वहां पे ये वायरस तेजी से फैल सकता है? 50,000 तो जनरल अफजल ने, मुझे नहीं पता उसकी क्या बेसिस उन्होंने बताई है। कल हामिद मीर साहब से उन्होंने बात की थी तो उनको बताया था वो जनरल अफजल जो है वो, क्योंकि मशीनें सप्लाई करना, पीसीआर मशीन सप्लाई करना उनकी जिम्मेदारी है, प्लस जो डायग्नोस्टिक टेस्टिंग किट्स वाला डिलीवरी जो है वो उनकी जिम्मेदारी है, तो उन्होंने कोई ना कोई तो बेसिस इस्तेमाल किया होगा। लेकिन मैं ये आपको बता दूं कि जो 25,000 की कैपेसिटी है सिस्टम के अंदर, वो क्रिएट कर ली गई है कि 25,000 रोजाना टेस्ट हो सके। हो क्यों नहीं रहे थे अभी तक? वो इसलिए नहीं हो रहे थे कि इस वक्त तक जो गाइडलाइंस थी वो थी सिर्फ 2-3 टाइप के जो लोग थे उनके लिए, यानी कोई अस्पताल आया, उसमें ज़ाहिरी अलामात थी, उसको आपने टेस्ट किया, या बॉर्डर से कोई आ रहा है, अफगान बॉर्डर से, ईरान बॉर्डर से कोई एंटर हो रहा है तो उसकी टेस्टिंग की, या आपने एयरपोर्ट्स पे जो बाहर से लोग आ रहे थे उनकी टेस्टिंग की, या जो कुछ फ्रंट लाइन आपके वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स वगैरह, उनकी टेस्टिंग कर रहे हैं। तो ये जनरल टेस्टिंग नहीं हो रही थी। ये टीटीक्यू का अब ये हमारी स्मार्ट लॉकडाउन का जो फैसला जो है एनसीसी ने उसकी मंजूरी दे दी, उसका इतलाक शुरू हो गया, पीर से उसके ऊपर काम शुरू हो जाएगा। और हमारे असेसमेंट ये तज्जिया यही है कि इस हफ्ते के अंदर आपको एकदम से टेस्ट की तादाद बढ़ती हुई नजर आएगी। कैपेसिटी, सलाहियत क्रिएट कर दी गई है। सही है, सलाहियत भी क्रिएट कर दी और आपने अब आइडेंटिफाई भी कर लिया कि स्ट्रैटेजी क्या होगी। कल हमारे साथ एसएमई सेक्टर से मुंसलिक लोग मौजूद थे, जिसमें चेन स्टोर एसोसिएशन के थे, रेस्टोरेंट एसोसिएशन के थे, रिटेल होलसेलर्स मौजूद थे, और उनकी ये शिकायत थी कि इस वक्त स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो सस्ता कर्जा देने का कहा है या पेरोल स्कीम जो उन्होंने मुतारिफ करवाई है, उससे बड़े जो सनतकार हैं, कारोबार करते हैं, वो तो फायदा उठा सकते हैं, हमारे लिए वहां पर कुछ नहीं है क्योंकि हमसे कोलैटरल बैंक मांगते हैं, हम पे ट्रस्ट नहीं करते। दूसरा, वो ये कहते हैं जो इस वक्त एहसास प्रोग्राम है वो भी जो पॉवर्टी लाइन से नीचे है उनको केटर करता है, तो हमारा जो सफेद पोश तबका है जो मोटरसाइकिल पर आता है वो इस वक्त सबसे ज्यादा मुतासिर हो रहा है, उसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ लॉन्च नहीं किया है। आज आपकी मीटिंग में इस हवाले से डिस्कशन हुई है, हमाद अजहर के ट्वीट भी मौजूद है कि पहला फेज का अनाउंसमेंट कल होगा, लेकिन मैं जानना ये चाह रहा हूं कि किस हद तक आप इनकी मदद कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में 90% जो कारोबार है वो तो मीडियम और स्मॉल साइज है, तो किस हद तक इनको फैसिलिटेट कर सकते हैं और किस तरीके से कर सकते हैं, हमारी कैपेसिटी कितनी है? देखिए, पहली बात तो ये है कि कोई दुनिया का मुल्क नहीं है जिसके अंदर इतनी कैपेसिटी मौजूद हो कि वो मुल्क के तमाम बिजनेस जो हैं वो बैठ जाएं और रियासत जो है या हुकूमत जो है उन बिजनेसेस को चला सके। और ये जिस वक्त हम ये कहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सरमायाकार या वो बड़े ताजर, हम उनकी बात करें, उसका जो वजन है वो एक गरीब आदमी पे, मुतवस्सित तबके के शख्स पे, एक सफेद पोश के ऊपर भी पड़ता है। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि खुदा का वास्ता तवाजुन के साथ फैसले करें, सिर्फ एक तरफा फैसले आप नहीं कर सकते। जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, जो एसएमई का, जैसे हमाद ने आज ट्वीट भी किया, आज उन्होंने हमें प्रेजेंटेशन भी की थी, बल्कि अभी आपकी कॉल आने से पहले मैं उन्हीं की प्रेजेंटेशन पढ़ रहा था कल की इक्तिसादी राब्ता कमेटी के अंदर। फिर तो आप कुछ ब्रेकिंग न्यूज दे सकते हैं उस प्रेजेंटेशन से। नहीं, वो मैं आपको बता सकता हूं कि तकरीबन वो जो कल जिसका अप्रूवल लेने के लिए आ रहे हैं जिस स्कीम का, उसमें जो छोटे पाकिस्तान के कारोबार हैं वो तकरीबन
30 से 35 लाख कारोबार को उसका फायदा होगा और टोटल जो उसमें अमाउंट है वो 50 अरब रुपए का ये पैकेज है जिसकी वो कल मंजूरी लेने के लिए इक़्तिसादी राब्ता काउंसिल के अंदर आ रहे हैं। इसके साथ ही वो एक और स्कीम के ऊपर भी काम कर रहे हैं जिसके अंदर टोटल उनका तखमीना था कि एक और कोई 35 से 40 लाख जो हैं वो कारोबार, छोटे कारोबार और कवर होंगे। तो ये बहुत बड़ी पैमाने पे हो रहा है। लेकिन तफसील का तो हम इंतजार कर लेंगे, लेकिन किस तरह फायदा पहुंचाया जाएगा? जैसे मैं आपको मिसाल दे देता हूं, जो लोग हमारे साथ कल प्रोग्राम में मौजूद थे उन्होंने कहा एक तो बिल्स का इशू है, उसको आप डेफर कर सकते हैं। एक जो सबसे बड़ा मसला है वो रेंट का है, लेकिन जिनसे उन्होंने स्पेस रेंट पे लिए वो खुद प्राइवेट प्रॉपर्टी है, उनकी प्राइवेट लोग हैं वो आपको क्यों छूट देंगे कि आप 1 महीने का या 2 महीने का आपको रेंट माफ कर दें? वो वहां से नहीं करते, तो इस तरह स्टेट कैसे फैसिलिटेट कर सकता है इन चीजों को? बिल्कुल सही है, लेकिन ये जो कल उनकी जो स्कीम जो आएगी अप्रूवल के लिए और उस पे हमारी आपस में भी मुशावरत पहले भी हो चुकी है, वो है ये बिजली के बिलों के जरिए। क्योंकि एक जो बहुत बड़ा जो मसला है ना शहजाद हमारे मुल्क का, और उम्मीद है कि ये इतना बड़ा जो क्राइसिस मुल्क में देखा है इसके बाद कुछ बड़े फैसले किए जाएंगे और सूबे और वफाक मिलकर जो है, हमारे पास मालूमात ही नहीं है किसी की। हमारे पास 76% जो है मुलाजमीन मजदूर ऐसे हैं जो ऐसी कंपनीज में काम करते हैं, आपको पता ही नहीं कि वो काम कहाँ करते हैं। हमें कारोबारों का जो है वो ज्यादातर क्योंकि टैक्स नेट के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है, उनका नहीं पता चलता। तो जो सबसे बड़ा डेटाबेस हमारे पास मौजूद था कारोबार करने वाले लोगों का, वो कमर्शियल और इंडस्ट्रियल मीटर हैं बिजली के, इसलिए उसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं। और चलें इनको शायद कल खुशखबरी मिले, शायद ये बिलों में जो मौखर करने की बात करें शायद उससे कुछ और बेहतर चीज मिल जाए। और कोई स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान भी फैसिलिटेट कर सकता है इनको? क्योंकि बैंक्स जाहिर सी बात है कहते हैं कि हम कैसे रिस्क लेंगे, रिस्क तो बैंक्स को लेना पड़ता है, वो लेंगे नहीं। एसएमई पर अभी भी जो कंट्रीब्यूशन है बैंक्स की बड़ी लिमिटेड है, तो उस हवाले से कोई स्कीम में है बात उनके लिए? जी, उन्होंने स्टेट बैंक ने जो किया था वो स्टेट बैंक की स्कीम तो बड़ी अच्छी थी, लेकिन वो बिजनेसेस ने बैंक्स में ज्यादा लैंडिंग नहीं की क्योंकि उनको इंटरेस्ट रेट की तो सब्सिडी मिल रही थी, लेकिन वो लॉसेस जो हैं, अगर लोन खराब बैड डेट हो गया तो फिर क्या होगा, उसके खतरे की वजह से वो लैंडिंग नहीं कर रहे थे। तो वो भी कल की इक़्तिसादी राब्ता काउंसिल की मीटिंग के इजलास के अंदर प्रपोजल है कि उसका फर्स्ट लॉस इंश्योरेंस जिसको कहा जाता है, यानी बैंक की आसान अल्फाज के अंदर बैंक ने जो कर्जा देना है उसकी रिस्क जो है, उसका रिस्क का एक बड़ा हिस्सा जो है वो वफाकी हुकूमत उठा ले, तो वो भी कल उसके ऊपर है। उसकी भी तकरीबन 30 अरब रुपए की तखमीना लगाया गया है कि वफाक से जो सब्सिडी जाएगी। ठीक है असद साहब, एक दो और इश्यूज में मैं आपसे चाहता था बात करूं, क्योंकि आज ये खबर आई थी कि वफाकी हुकूमत 18वीं तरमीम और NFC अवार्ड पर नजर सानी का फैसला कर चुकी है और बाज पार्टीज जो है वो एक मुस्बत इशारा भी दे चुकी हैं। क्या आपकी पार्टी, आपकी हुकूमत गौर कर रही है नजर सानी करने की? पहली बात तो 18वीं तरमीम के मैं आपको बता दूं कि 18वीं तरमीम, ये मैं कोई 50 दफा पहले भी टीवी पे बोल चुका हूं, कई सालों से कह रहा हूं कि बजाते खुद एक सही सिमत की तरफ कदम था। मुल्क में फैसला साजी जो है वो इस्लामाबाद से निकल के जमीन तक जाए, ग्राउंड तक पहुंचे, ये बहुत ही पाकिस्तान के लिए जरूरी है और एक अच्छा कदम है। बल्कि मैं तो कहूंगा कि अभी भी वो नामुकम्मल है, क्योंकि कराची से वो इस्लामाबाद से निकल के सूबाई हुकूमत तक पहुंच गई, लेकिन जो मुकामी हुकूमतों को जो इख्तियार मिलने थे वो अभी तक नहीं मिले, इसलिए हम पिटीशन भी लेके गए हुए हैं सिंध के केस के अंदर। तो वो अच्छा इकदाम था, लेकिन उसको करने के बाद आपको कुछ कमी नजर आ रही है, कुछ गैप्स नजर आ रहे हैं। अभी देखें ना, अभी क्या हो रहा है, अभी मौजूदा सूरत हाल देखें। इंडस्ट्री तो डिफॉल्ट सब्जेक्ट है 18वीं तरमीम के अंदर, तो ये सारी इंडस्ट्री वाले लोग जो हैं, ये सारे कारोबार करने वाले लोग वफाक से क्यों मांग रहे हैं? भाई ये तो डिफॉल्ट सब्जेक्ट है ना, सूबे हैंडल करें। अगर स्टेट बैंक से किसी किस्म की मदद चाहिए या बैंक से चाहिए तो वो वफाक के अंडर आ जाते हैं। नहीं, स्टेट बैंक ने तो मदद कर दी थी, अब तो सब्सिडी की बात है, दे देना। ये जो फर्स्ट लॉस इंश्योरेंस हम दे रहे हैं, रिस्क इंश्योरेंस हम वफाक ले रहा है, ये सूबा दे दे, किसने रोका है? तो शहजाद इकबाल हमसे क्यों पूछ रहे हैं? फोन करें चीफ मिनिस्टर से, उनसे सवाल पूछे। देखिए ऐसा हो नहीं सकता। इसी तरीके से सेहत जो है वो तो है डिफॉल्ट सब्जेक्ट, लेकिन जब तक वफाक और सूबे साथ मिलके काम नहीं करेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि उनके सूबों के हुकूक जो है उनको गसब कर लिया जाए, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन इनका साथ मिलके काम करना नागुज़ीर है, इंतहाई जरूरी है और कामयाबी है ही उसी सूरत में। तो मेरे ख्याल में कई एरिया ऐसे हैं 18वीं तरमीम में जो चेंजेस की गई थी उसके बाद उसमें गैप्स नजर आए हैं। हमें तजुर्बा हासिल हो गया है, तमाम सियासी पार्टियां साथ बैठ के उसके ऊपर कुछ ना कुछ फैसला
कर सकती हैं, उसके ऊपर देखें अभी क्या बात निकलती है। और ये इसी क्राइसिस की वजह से, तो मतलब जो गैप्स आप कह रहे हैं कि आपको नजर आ रहे हैं, उसके बाद ये फैसला आप लोगों ने किया है कि इस पर नजरसानी करनी चाहिए, और आप लोग पार्टी से बात भी कर रहे हैं या आइंदा करने का इम्कान है? बातचीत शुरू करेंगे। अभी तो बिल्कुल हम क्राइसिस के बीच में हैं, लेकिन हम नहीं चाहते कि ये एक एहसास, और इस वक्त देखें सूबे भी कोऑपरेट करें, उनकी भी मैं तारीफ करूंगा कि देख लें तमाम सूबे जो हैं वो भी वफाक के साथ कोऑपरेट करने की कोशिश करें। तो हम चाहते हैं कि सिर्फ इस 2 माह के लिए नहीं, बल्कि इस तजुर्बे को बुनियाद बनाते हुए आगे भी मुस्तकिल बुनियाद के ऊपर ये जो कोऑपरेशन है इसको और मजबूत किया जाए, और जो भी गैप्स आइडेंटिफाई हुए हैं उनको पुर किया जाए। सर, कोऑपरेशन करना, जो गैप्स हैं उनको फिल करना, मजबूत बनाना सूबों को, इस हवाले से वो एक इशू है, लेकिन इख्तियारात उनसे लेके सूबों से वापस वफाक की तरफ लाना ये एक अलग इशू है। आप किस तरफ काम कर रहे हैं? आप समझते हैं कि कुछ ऐसे इशूज हैं जिनको अब वफाक की तरफ आना चाहिए? ये कोई टेबल पे नहीं है, हम उनसे कोई चीज हम सूबों से नहीं लेना चाहते, सिवाय उन चीजों के जो खुद सूबा बोले कि जी कोऑर्डिनेशन के लिए ये अच्छा है कि ये वफाक अभी हो रहा है ना, अभी रोजाना क्या बोलते हैं चीफ मिनिस्टर सिर्फ क्या बोलते हैं, हम चाहते हैं कि ये फैसले जो हैं वजीर आजम करें। तो वो चीजें जहां सूबे भी ये समझते हैं कि अगर मरकजी बुनियाद के ऊपर मुशावरत के बाद तमाम सूबों को शामिल करके, और उसके लिए प्लेटफॉर्म भी हाजिर है जो कि CCI का काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का प्लेटफॉर्म है। आपको पता है कि इस 18वीं तरमीम के बाद मुल्क को आगे ले जाने के लिए काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट जो है वो बड़ी मरकजी अहमियत रखती है। उसके अंदर ये लिखा हुआ था कि इसका एक मुस्तकिल सेक्रेटेरिएट बनेगा। वो पिछली दोनों हुकूमतों ने सेक्रेटेरिएट ही नहीं बनाया, तो हमने ये काबीना ने फैसला कर लिया है, अब वो सेक्रेटेरिएट बनने जा रहा है। मकसद यही है कि मुल्क के अंदर हम मिलजुल कर काम कर सके, ये इख्तियारात की जंग का सिलसिला नहीं है। सही है, क्योंकि आज शहरी रहमान साहिबा ने इसको रिस्पॉन्ड किया था, उन्होंने कहा कि सवाल ही नहीं पैदा होता कि 18वीं तरमीम पे किसी किस्म की तरमीम हो। तो पीपल्स पार्टी का मौकिफ इस पे बहुत सख्त है, आप कह रहे हैं कि आप पार्टी को एंगेज करेंगे इस पे? शहरी रहमान को शायद मुकम्मल मालूमात इस पर नहीं मिली है, वो मेरे ख्याल में मुशावरत करेंगी तो उनको शायद कोई मुख्तलिफ बयान दें। नैब ऑर्डिनेंस के हवाले से भी, ऑर्डिनेंस जो दिसंबर में आया था वो लैप्स हो चुका है, उसके बाद आप भी उस प्रोसेस कमेटी का हिस्सा हैं जो कि मुज़ाकरात करी ऑपोजिशन से, इसमें क्या किसी किस्म की तब्दीली लाने का सोच रहे हैं, या जो नैब ऑर्डिनेंस पहले आया था उसी को आप दोबारा लेकर आएंगे और पार्लियामेंट से अप्रूव करवाएंगे? नहीं, इसके ऊपर पहले कम से कम 2 मीटिंग्स तो मुझे याद हैं हुई थी। परवेज खटक साहब, स्पीकर साहब उसको चेयर कर रहे थे, कोऑर्डिनेट कर रहे थे मीटिंग्स को, स्पीकर हाउस में हुई थी। ऑपोजिशन की लीडर्स भी थे, सीनियर लीडर्स मौजूद थे, हमारी कुछ बातचीत हुई थी। उसके बाद ये कोरोना वायरस की एक क्राइसिस आ गया तो वो बात पीछे रह गई थी। तो अब वो वैसे भी लैप्स कर गया है नैब का ऑर्डिनेंस जो है, क्योंकि और भी लोगों की कुछ उसके ऊपर ऑब्जर्वेशंस आई थी, कुछ और बेहतरी के लिए लोगों की सजेशंस आई थी, तो वो एंगेज करके ऑपोजिशन के साथ इनिशियली तो क्योंकि पार्लियामेंट नहीं हो रही तो हो सकता है ऑर्डिनेंस ही किया जाए, लेकिन उसके बाद अल्टीमेटली तो पार्लियामेंट में लेके जाना है। ये जब आर्मी चीफ के एक्सटेंशन वाला मामला था उस वक्त लग रहा था कि आप लोगों का जो डिस्कशन है ऑपोजिशन के साथ वो नैब ऑर्डिनेंस पे भी बहुत ज्यादा तेजी से हो रही है, और उस वक्त अलग अलग किस्म के प्रपोजल्स आ रहे थे कि खासतौर पर 90 दिन में हिरासत लेने वाला मामला है, किस वक्त गिरफ्तारी करनी है, इसका तयन हो जाना चाहिए, बहुत सारे स्वादीदी इख्तियारात हैं उनको कम करने की जरूरत है। तो इस पर बातचीत अभी चल रही है या बिल्कुल वो आप समझते हैं उन 2 मीटिंग्स के बाद डेडलॉक है इस वक्त? ये एक तो पाकिस्तान का मीडिया जो है ना भाई, ये हर चीज को GHQ और अपारा नहीं, वो तो मेरे शो पे कहा था, फवाद चौधरी साहब ने कहा था कि अब क्योंकि ये हो गया है तो हमें ऑपोजिशन की बात सुननी पड़ेगी, कुछ गिव एंड टेक होगा अब इस पर, इसीलिए मैं कह रहा हूं, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, मैं जरूरत भी नहीं कर सकता। ये वो मुझसे बहुत ज्यादा सियासी तौर पे जीरक सियासतदान है, तो उन्होंने कहा था तो जरूर उसमें कोई वजन होगा, लेकिन नहीं, अब देखें कोई आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का मामला नहीं। और मैं आपसे आज भी ये कह रहा हूँ कि कोई देखें बात बहुत सादा सी है ना, ऑर्डिनेंस जो है वो तो एक कलील मुद्दत के लिए होता है, उसके बाद तो वो पार्लियामेंट से जब तक पास नहीं होगा तो वो कानून नहीं बन सकता। सो आपको अपोजिशन के साथ बैठकर कॉम्प्रोमाइज करके कोई ना कोई तो शक्ल उसकी निकालनी पड़ेगी, इसका कोई ताल्लुक नहीं है कि कहीं और क्या हो रहा है। सही, लेकिन आप कह रहे हैं फवाद चौधरी साहब जो है वो सियासी तौर पर बहुत आगे हैं। टार्जन की वापसी का एक कॉलम लिखा है सोहेल वड़ाई साहब ने, आप ही के बारे में लिखा हुआ है, और कहा है कि आप वापस वो लिखा है कि वो वापस आया, उसने देखा और छा गया। उन्होंने ये कहा है कि इस वक्त आप एक सीनियर वजीर नहीं बल्कि डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से इस वक्त आप काम कर रहे हैं। तो जरा बताइए हमें भी कि ये वापसी कैसे हुई, कैसे आप आए और देखा और आप छा गए कि आप डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बन गए?
सर पहली बात तो फवाद चौधरी की मेरी जहां सियासी सोच खत्म होती है ना, वहां फवाद चौधरी की शुरू होती है। वो पाकिस्तान के, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सीरियसली बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान के अंदर और खासतौर पे हमारी पार्टी के अंदर जो सबसे ज्यादा सियासत को समझने वाले लोग हैं उनमें से एक फवाद चौधरी हैं। अच्छा, दूसरा, आप सुहेल वड़ाइच साहब का मुझे भी किसी ने भेजा था, ऐसी कोई चीज नहीं है सर। हिस्सा हूँ, इमरान खान की टीम का हिस्सा हूँ, मेरे ख्याल में निस्बतन नुमाया हिस्सा रहा हूँ काफी अरसे से, मैं शायद 7-8 साल से ही हूँ। वही सूरत हाल है, लेकिन ऐसा भी नहीं है। वो क्या कहते थे कि जरा जोशे खिताबत में जरा सा ज्यादा शायद हो गया। मतलब जोशे खिताबत में आपको टार्जन से कंपेयर कर गए, आप कह रहे हैं टार्जन से कंपैरिजन बनता नहीं है आपका। मैं टार्जन से कंपेयर इतने मेरे मसले नहीं, ना मैं दरख्त से छलांग मार सकता हूं एक दरख्त से दूसरे। बहुत बहुत शुक्रिया। असद उमर साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक और इसके बाद हम मजीद बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। एफआईए के सरबराह वाजिद जिया की सरबराही में कायम इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट में चीनी और गंदम बहरान से मुतल्लिक कई अहम इंकशाफ किए गए थे और ये उम्मीद की जा रही थी कि 25 अप्रैल को इंक्वायरी कमीशन वजीर आजम इमरान खान को हतमी फॉरेंसिक रिपोर्ट पेश करेगा, जिसमें बहरान के जिम्मेदारों का तयन भी किया जाएगा। मगर 25 अप्रैल गुजरने के बावजूद इंक्वायरी कमीशन की फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने नहीं आई है। इंक्वायरी कमीशन ने 2 रोज पहले वजीर आजम इमरान खान से हतमी रिपोर्ट पेश करने के लिए मजीद 3 हफ्ते का वक्त मांगा था, जिस पर फैसला मंगल को काबीना के इजलास में किया जाएगा। मगर नून लीग चीनी इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट में ताखीर को 100 अरब रुपए के हुकूमती डाके की तस्दीक करार दे रही है। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ ने आज अपने बयान में कहा है कि हतमी रिपोर्ट ना आना इमरान खान का एतराफ़े जुर्म है। रिपोर्ट में ताखीर चीनी डकैती के असल जिम्मेदारों को बचाने की कोशिश है, मगर इंक्वायरी रिपोर्ट छुपाने से इमरान खान का जुर्म छुप नहीं सकता। याद रहे कि 23 अप्रैल को शाहिद खाकान अब्बासी ने डीजी एफआईए वाजिद जिया को खत लिखा था, जिसमें कहा गया था कि वो और खुर्रम दस्तगीर खान इस कमीशन के सामने पेश होकर चीनी बहरान से मुतल्लिक अहम मालूमात देना चाहते हैं। जिसके बाद नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने बताया था कि शाहिद खाकान अब्बासी और खुर्रम दस्तगीर खान कमीशन में पेश होकर इस बात के मजीद सबूत देंगे कि कैसे वजीर आजम इमरान खान और वजीर आला उस्मान बुज़दार इस मेगा स्कैंडल के बराह रास्त जिम्मेदार हैं। दिलचस्प बात यह है कि नून लीग रहनुमा अब वाजिद जिया के सामने पेश होना चाहते हैं, वही वाजिद जिया जिन पर नून लीग जानिबदारी के इल्जामात लगाती रही है। वाजिद जिया को जब डीजी एफआईए तैनात किया गया था तो उस वक्त भी नून लीग ने यह इल्जाम लगाया था कि वाजिद जिया की तकर्री नून लीग को टारगेट करने के लिए की गई है। याद रहे कि वाजिद जिया पनामा केस में कायम जेआईटी के सरबराह भी थे, जिनकी रिपोर्ट की रोशनी में नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया गया था और इसके बाद भी नून लीग ने उन पर इल्जामात लगाए थे और उनके किरदार पर सवालात उठाए थे। नून लीग वाजिद जिया के किरदार पर एक अरसे तक सवालात उठाती रही है। पिछले साल जब वाजिद जिया को डीजी एफआईए तैनात किया गया था तो उस वक्त भी नून लीग के अता तारड़ ने इल्जाम लगाया था कि वाजिद जिया की तैनाती नून लीग को टारगेट करने के लिए की गई है। वाजिद जिया मुतनाज़ा शख्सियत है जो एफआईए को भी मुतनाज़ा बना देंगे। वाजिद जिया की बतौर डीजी एफआईए तैनाती वही वाजिद जिया जो मियां नवाज शरीफ साहब के पनामा जीआईटी का जो है वो सरगर्म रुकन भी था। इमरान अहमद न्याजी ने वाजिद जिया को बतौर डीजी एफआईए जो है वो तैनात किया। अब ये जो हमारे अब पार्टी सेक्रेटेरिएट के ऊपर रेड किया जा रहा है और हमें जो है वो नोटिस दिए जा रहे हैं पेश होने के लिए, इंतकामी कार्रवाइयां हैं। अता तारड़ वाजिद जिया की तैनाती को सियासी करार दे रहे थे और जब जज वीडियो स्कैंडल सामने आया था तो उस वक्त एफआईए ने अता तारड़ को पेश होने का नोटिस भेजा था और नून लीग के रहनुमा परवेज रशीद और उस्मा बुखारी को भी नोटिस भेजे गए थे। तो उस वक्त नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने बयान दिया था कि क्योंकि बशीर मेमन जो कि उस वक्त डीजी एफआईए थे, उन्होंने नोटिस नहीं भेजा था, नोटिस भेजे से इनकार कर दिया था, इसीलिए उनकी जगह वाजिद जिया को डीजी एफआईए तैनात किया गया है। नून लीग वाजिद जिया की साख पर बार बार सवाल उठाने के बावजूद अब उनके सामने पेश होकर वजीर आजम और वजीर आला उस्मान बुज़दार के खिलाफ सबूत देना चाहती है। अहम सवाल यह है कि क्या अब नून लीग के वाजिद जिया से मुतल्लिक जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो दूर हो चुके हैं, जिसका इजहार उन्होंने बार बार किया है। कि हमारे साथ मौजूद है नून लीग के सीनियर रहनुमा अताउल्लाह तारड़ साहब। अताउल्लाह तारड़ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आप लोग वाजिद जिया पर इल्ज़ाम लगाते रहे कि उनको तो डीजी एफआईए बनाया इसीलिए गया था ताकि नून लीग को टारगेट किया जाए, तो अब आप लोगों के जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो दूर हो गए क्योंकि शाहिद खाकान अब्बासी साहब, खुर्रम दस्तगीर साहब खुद पेश होना चाहते हैं उनके शुगर कमीशन के सामने। बहुत शुक्रिया शहजाद साहब।
आपने बड़ा ही पर्टिनेंट टॉपिक चुना है आज की बहस के लिए। उसमें आप देखिए कि ये जो चीनी वाला सारा मामला है, इसकी पहली रिपोर्ट फरवरी में आती है और प्राइम मिनिस्टर उसको नाकाफी करार देते हैं और कहते हैं कि जी इसमें उन लोगों के नाम नहीं हैं जो असल पीछे माफियाज हैं, और हम इस रिपोर्ट को दोबारा से जो है वो इसको री इन्वेस्टिगेट होगी, और वो रिपोर्ट पब्लिक नहीं की जाती, उसको दबा दिया जाता है। और वो देखिए फरवरी में अगर आई थी और ना काफी थी, कम से कम पब्लिक के सामने रखते कि उसमें कौन से नाम थे जो शामिल नहीं थे, या उसमें ऐसे कौन से मामला थे जिनको इनसफिशिएंट करार दिया जा रहा था। दूसरी रिपोर्ट भी अगर आप देखें तो दूसरी रिपोर्ट आती है 24 मार्च को, और मीडिया के ऊपर हुकूमती नुमाइंदे इस बात को तस्लीम करते हैं कि ये रिपोर्ट पहले मीडिया में लीक की गई, बाद में गवर्नमेंट ने इसको इशू किया और ऑन किया। 24 को आने वाली भी रिपोर्ट भी आप देखिए कि अप्रैल के पहले हफ्ते में जाके ऑन की जाती है। हमारे खदशात, हमारे तहफ़्फ़ुज़ात अभी तक वही हैं वाजिद ज़िया साहब के बारे में जो हम पहले आपने भी बताया, और हम उसको ऑन करते हैं। उसकी वजूहात हैं। आप देखिए कि जिस तरीके से अनसेरेमोनियसली बशीर मेमन साहब, वो तो हिस्ट्री हो गई ना, वो तो मैंने सुनवा भी दिया, लेकिन मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ वो तहफ़्फ़ुज़ात आपके बरकरार हैं अपनी जगह पर अभी भी? एब्सोल्युटली जी। आप देखिए कि मुझे ये बताया जाए कि फॉरेंसिक की जरूरत क्यों पेश आई। क्या ये इस्टेब्लिश फैक्ट नहीं है कि 56 करोड़ की सब्सिडी जहांगीर खान तरीन साहब को गई, उनका मार्केट शेयर सबसे ज्यादा था? क्या ये फैक्ट नहीं है कि खुसरो बख्तियार साहब का मार्केट शेयर जहांगीर खान तरीन साहब के बाद सर, ये फैक्ट आपको कहां से पता चले? ये उसी रिपोर्ट में शामिल था। तो मगर देखिए अगर रिपोर्ट में शामिल था, आप कहते हैं कि DGFIA जो है वो हमें टारगेट करने के लिए उनको तैनात किया गया है, लेकिन अब उन्हीं की रिपोर्ट का सहारा लेते हुए उन्हीं की रिपोर्ट की रोशनी में आप इन फैक्ट्स को बयान कर रहे हैं जो कि हर तरह से हुकूमत के खिलाफ जाते हैं, या उनके सीनियर रहनुमाओं के खिलाफ जाते हैं, या ECC के खिलाफ जाते हैं, या पंजाब हुकूमत के खिलाफ जाते हैं। मगर आप इस बात का नोटिस लीजिए कि अभी तक जितना एक्शन लिया गया है, जहांगीर खान तरीन साहब जिस तरह की पावर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, हमें तो नहीं लगता कि किसी को इसमें सजा होगी, और हम अपना मौक़िफ़ जरूर पेश करना चाहते हैं और पब्लिकली उसको रिकॉर्ड पे लाना चाहते हैं कि हमारे दौर के अंदर किसी भी तरह से ना चीनी की शॉर्टेज थी, ना प्राइस हाइक थी। हाँ। तो ये फैक्ट जो है, उस वक्त चीनी की शॉर्टेज नहीं थी, प्राइस हाइक नहीं थी। अब इस रिपोर्ट में बताया गया है कि एक्सपोर्ट की गई, इसके बावजूद कि फूड सेक्रेटरी कह रहे थे कि आप एक्सपोर्ट ना करें। यह भी कहा गया कि जिस वक्त एक्सपोर्ट की जा रही थी उस वक्त कीमत बढ़ रही थी और हुकूमत सोई हुई थी। यह भी कहा गया कि वफाक ने सब्सिडी देने का मना किया और पंजाब हुकूमत ने फिर भी सब्सिडी दे दी, जिसकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इसलिए शुगर कमीशन में इसको तब्दील किया जाए। ये सब कुछ किया है, फिर भी आप कह रहे हैं कि उनकी जानिबदारी वाला सवाल अभी तक अपनी जगह पर है। मतलब ये तो एक चार्जशीट है, आप खुद कहते हैं ये तो एक चार्जशीट है। शहबाज शरीफ ने आज का ये चार्जशीट ऐसी है, फर्दर इंक्वायरी की जरूरत नहीं है। आप देखिए कि इसको ताखीर का शिकार किया गया, नंबर 1। नंबर 2, उन लोगों के खिलाफ एक्शन लिया गया कि जिनको स्केप कोट्स बनाया गया, यानी प्रोविंशियल वजीर को स्केप कोट बना दिया गया। जहांगीर खान तरीन साहब के भाई अभी तक अपने ओहदे पर विराजमान है। ब्यूरोक्रेसी में चेंजेस की गई। मुझे ये बताइए कि खुसरो बख्तियार साहब को इस रिपोर्ट आने के बाद इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन की मिनिस्ट्री दे दी गई, उनकी प्रमोशन की गई। तो हुकूमत इस रिपोर्ट पे हद धर्मी से काम ले रही है। और ये देखिए, ये अकेले वाजिद ज़िया साहब ने तो रिपोर्ट नहीं दी, ये पूरा एक बकायदा इन्वेस्टिगेटिव टीम है ना जी। आगे जाके भी इंक्वायरी कमीशन के अंदर बाकी मेंबरान भी शामिल हैं। तो इस पे एक्शन अभी तक क्या लिया गया है? और फोरेंसिक की हुकूमत का कहना है कि हुकूमत का कहना है कि जब शुगर कमीशन आएगी रिपोर्ट तो उस पर एक्शन लेंगे। इमरान खान ने भी कहा था और कमीशन ने कहा है कि हमें 3 हफ्ते मजीद चाहिए। तो लेट्स सी कि 3 हफ्ते बाद वो क्या होता है। लेकिन ये बताइए कि अगर अब्बासी साहब या खुर्रम दस्तगीर साहब इस कमीशन के सामने अपना मौकिफ देना चाहते हैं तो वो क्या ऐसी बात है जो बताना चाहते हैं जो इस रिपोर्ट में अब तक नहीं है? देखिए, एक तो इस कमीशन ने कोई नई बात ऐसी नहीं की। हम ये क्लियर करना चाहते हैं कि हमारी जमात के किसी रुकन का चीनी की एक्सपोर्ट से शॉर्टेज वाले साल में कोई ताल्लुक नहीं रहा। हम ये बात बिल्कुल रोजे रोशन की तरह याद करेंगे कि शॉर्टेज वाले साल के अंदर ना 1 रुपए की सब्सिडी ली, ना तो आपके किसी मेंबर पर तो इल्जाम लगाया भी नहीं है इस रिपोर्ट ने, तो सफाई क्यों पेश करना चाह रहे हैं फिर आप हुकूमती ओहदेदारों के सारों के बयान देखें। उन्होंने जिस तरीके से इस मामले को डाइल्यूट करने की कोशिश की है, तो हम ये बताना चाहते हैं कि किसने कितनी चीनी एक्सपोर्ट की। और देखिए, ये सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स ये पब्लिक रिकॉर्ड है। ECC का फैसला, मुझे ये बताइए, क्या वाजिद ज़िया साहब ने उस रिपोर्ट के अंदर लिखा कि ECC को प्राइम मिनिस्टर चेयर करते हैं और ECC को बताया गया था
कि ये 5.2 मिलियन टन साल की चीनी की मांग है। सही। और ये कमीशन ने ये तमाम चीजें वाजे करनी है और जो जिम्मेदार है उसका तयन करना है। लेट्स सी कि 3 हफ्ते का अगर टाइम मिल जाता है, जिसका फैसला मंगल को होगा, वफाकी हुकूमत उनको टाइम देती है या नहीं देती, मैं इस वक्त बिल्कुल मेरी गुजारिश है, बट जो सिर्फ ये गुजारिश करना चाहता हूं कि प्राइम मिनिस्टर ईसीसी को चेयर करते हैं और बुज़दार साहब पंजाब के फैसले करते हैं। क्या इन दोनों के बारे में वाजिद ज़िया साहब ने एक लफ्ज भी लिखा है कि देखिए जहांगीर खान तरीन साहब मेरे पास वक्त खत्म हो गया। ईसीसी उस वक्त असद उमर साहब चेयर कर रहे थे क्योंकि वो फाइनेंस मिनिस्टर थे। अब देखते हैं कि रिपोर्ट जब आएगी तो उसमें मजीद क्या, रिपोर्ट का आना लाजमी है क्योंकि इमरान खान ने खुद कहा कि रिपोर्ट हम मंजर आम पर लेकर आएंगे। एक ब्रेक के बाद मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वैसे तो कोरोना वायरस का कोई मजहब नहीं है, मगर भारत में सिर्फ एक मजहब को इस वबा के फैलने का जिम्मेदार करार दिया जा रहा है। वैसे तो जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, भारत में मुसलमानों पर जिंदगी तंग की जा रही है और उन्हें रियासती तौर पे निशाना बनाया जा रहा है। मगर कोरोना वायरस की वबा सामने आने के बाद भारत में इस वायरस की आड़ में मुसलमानों को फिर से नस्ल परस्ती और इम्तियाजी सलूक का निशाना बनाने में मजीद शिद्दत आ गई है। भारत में मुसलमानों को कोरोना वायरस के फैलाव से मुतल्लिक झूठी खबरों और मन घड़त अफवाहों का सामना है और इन अफवाहों को फैलाने में भारतीय हुकूमत और भारतीय मीडिया साथ साथ खड़े नजर आ रहे हैं। और इस सब की वजह से भारत में मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज वाकयात की एक नई लहर पैदा हो गई है। मुसलमानों से नफरत का यह सिलसिला मार्च के आखिर में उस वक्त शुरू हुआ जब भारतीय हुकूमत ने 24 मार्च को मुल्क भर में लॉकडाउन का ऐलान किया। मगर भारतीय मीडिया के मुताबिक भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली में तबलीगी जमात का इज्तिमा लॉकडाउन के 3 दिन बाद तक जारी रहा और भारतीय मीडिया के मुताबिक इस इज्तिमा में ऐसे लोग भी मौजूद थे जो बाद में वायरस फैलाने की वजह बने। मगर तबलीगी जमात से वाबस्ता लोग इस बात की तरदीद करते हैं कि यह इज्तिमा 3 दिन तक जारी रहा और ये कहते हैं कि उन्होंने लॉकडाउन की कोई खिलाफ वर्जी नहीं की है। मगर इस पूरे मामले के बाद भारतीय मीडिया को मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने का नया मौका मिल गया है। भारतीय मीडिया ने यह खबरें फैलाना शुरू कर दी कि भारत में तबलीगी जमात जानबूझकर कोरोना वायरस फैलाने की साजिश कर रही है और तबलीगी जमात की वजह से भारत में कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है। तबलीगी जमात के खिलाफ ये प्रोपेगेंडा इंडिया में मुसलमानों के खिलाफ नफरत की एक नई मुहिम का सबब बन चुका है। कई टीवी चैनल्स पर तबलीगी जमात को दानिस्ता तौर पर कोरोना वायरस फैलाने का जिम्मेदार करार दिया जा रहा है। ट्विटर पर कोरोना जिहाद का ट्रेंड चलता नजर आया और साथ ही ये भी तासुर पैदा करने की कोशिश की जाती रही कि मुसलमान जानबूझकर दूसरों को कोरोना वायरस से मुतासिर करना चाहते हैं। भारतीय मीडिया में मुसलमानों के खिलाफ जो जबान इस्तेमाल हो रही है वो हमने आपको दिखाया। भारतीय मीडिया में आज भी मुसलमानों को कोरोना वायरस फैलाने का जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। मगर अहम बात यह है कि इस वक्त भारत में कोरोना वायरस के 20 ऐसे हॉटस्पॉट्स हैं जिन्हें वायरस का गढ़ करार दिया जा रहा है। मगर इस हवाले से निशाना सिर्फ तबलीगी जमात और मुसलमान आबादियों को ही बनाया जा रहा है। भारतीय मीडिया और पुलिस ने तबलीगी इज्तिमा पर लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी के इल्जामात लगाए, जिसके बाद मुख्तलिफ शहरों से कई तबलीगी कारकुनों को गिरफ्तार करके इन पर मुकदमा दर्ज किए गए। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश के शहर हरदोई में मस्जिद जाने के इल्जाम पर 150 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई। मगर इसी लॉकडाउन के दौरान 2 अप्रैल को हजारों लोग मगरबी बंगाल के मंदिर में वहां पे जमा हुए मगर उनके खिलाफ किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की गई, ना ही उनका मीडिया पर ट्रायल हुआ। भारत में कोरोना वायरस की आड़ में मुसलमानों के खिलाफ पुरतशद्दुद वाकयात में भी शिद्दत आती जा रही है। कुछ रोज पहले 22 साला महबूब अली तबलीगी इज्तिमा में शिरकत के बाद अपने गांव वापस जा रहा था कि उसे तशद्दुद का निशाना बनाया गया। हमलावरों ने इस पर तशद्दुद किया और उसे धमकी दी कि अगर उसने तबलीगी जमात वालों का मंसूबा नहीं बताया तो उस पर तेल छिड़क कर उसे आग लगा दी जाएगी। ये शख्स मुश्तिल हजूम की मिन्नतें करता रहा मगर इसकी एक ना सुनी गई। भारत में मुसलमानों के खिलाफ इस किस्म का माहौल बना दिया गया है कि कई शहरों में डॉक्टर्स भी मुसलमानों का इलाज करने से कतरा रहे हैं। भारतीय रियासत झारखंड और राजस्थान में ऐसे वाकयात सामने आए हैं कि अस्पताल इंतजामिया ने मुसलमानों का इलाज करने से इनकार कर दिया। मुसलमान हामला खवातीन का इलाज करने से भी मना किया गया, जिसकी वजह से इनके हमल में मौजूद बच्चों की मौत भी वाक़ई हो गई। भारत में मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेजी और प्रोपेगेंडा इस इंतहा तक पहुंच चुका है कि मुसलमान सब्जी फरोश और दुकानदार भी इसकी भेंट चढ़ चुके हैं। सब्जी फरोशों का कहना है कि इनके मुसलमान होने की वजह से लोगों ने इनसे सब्जी लेना बंद कर दी है। भारत में इस वक्त 20 करोड़ से ज्यादा मुसलमान आबाद हैं और इनमें से बेशतर मुसलमानों पर जमीन तंग कर दी गई है और सूरत हाल इस कदर संगीन हो गई है कि भारत के 100 से ज्यादा साबिक ब्यूरोक्रेट्स ने मुख्तलिफ रियासतों के वज़राए आला से ये अपील की है कि वो मुसलमानों के खिलाफ नफरत
और मीडिया पर मुसलमानों को जिस तरह निशाना बनाया जा रहा है, इससे रोकें, क्योंकि कोरोना वायरस की वबा से सिर्फ उसी वक्त बचा जा सकता है जब मुख्तलिफ कौमें एक दूसरे का साथ दें और अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखें। आज के प्रोग्राम में इतना ही। इसका फीडबैक आप हमें दे सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पर। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।